सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। और इसकी पहले हमने क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया है रिसोर्स और रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें, चाहे वो पानी हो, जंगल हो, मिट्टी हो, हवा हो, जानवर हो, मिनरल्स हो, वाटरफॉल हो, झील हो, झरना हो, जो भी अवेलेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उन सभी चीज को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन बस जो टर्म एंड कंडीशन होती है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन जो होती है वो ये होनी चाहिए किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स कराने के लिए कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि रिसोर्स, किसी भी वस्तु का हमारे लिए रिसोर्स होना इस बात पे तय करता है कि वो वस्तु हमारे लिए तकनीकी रूप से क्या हो, संभव हो कि तकनीक का यूज करके उसको हम एक्सेस कर लें, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, उससे हमें लाभ हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी उससे कोई हमारे समाज को नुकसान न हो। यानी कि कोई भी वस्तु अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो देन दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। इसके बाद हमने एक डायग्राम देखा। इस डायग्राम में हमने देखा बीच में ह्यूमन बींग्स, ऊपर सबसे आपका नेचर दिख रहा था, इधर आपकी टेक्नोलॉजी और इधर आपका इंस्टीट्यूशन, ये चीजें दिख रही थी। क्योंकि हम जानते हैं ये जो डायग्राम है दो प्रमुख बातें बताता है। पहली बात तो ये बताता है कि जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशन है, वो सभी ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ह्यूमन होता है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रॉफिट कमाता है, और इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन भी क्या किया रहता है, डेवलप किया रहता है। यानी कि इस डायग्राम से हम समझ पाए कि टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन ये सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। अब बात आज के डिस्कशन की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स का वर्गीकरण, कि रिसोर्स का कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और थर्ड वन इज दैट ऑनरशिप, और तीसरा जो लास्ट वन है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यानी इस चार पार्ट्स में रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। अब चूंकि हमारा कंटेंट लगातार हम लोग टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, तो अगर आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप पहले पेज को पार करने वाले हैं और उसके सभी एस्पेक्ट को टू द पॉइंट ब्रेक डाउन आप कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग समझते हैं। बात करें अगर उत्पत्ति के आधार पर स्रोत की, रिसोर्स की, तो वो दो प्रकार के रूप में हमें पाए जाते हैं, दो प्रकार के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पहला एक होता है बायोटिक। क्या होता है? बायोटिक रिसोर्स। और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट बायोटिक और दूसरा क्या है? अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, जैव, यानी जिसमें जीवन हो, यानी वो सभी रिसोर्स जो हमारे बायोस्फीयर में मिलते हैं, यानी जिसमें जो लिविंग थिंग्स हो, ऐसे सभी रिसोर्स जो हमारे बायोस्फीयर में मिलते हैं, जैव मंडल में मिलते हैं, उन सभी रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फिश हो गए, प्लांट्स, हर वो चीज जिसमें जीवन होता है, जो लिविंग थिंग्स होती है, उन सभी को हम लोग बायोटिक रिसोर्स के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। अर्थात द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, वो सभी रिसोर्स जो कहां से? बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं, एंड कंटेन्स लाइफ, और उसमें क्या होता है? जीवन होता है, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। आई होप आप समझ पाए होंगे बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स की अगर बात करें तो वो सभी रिसोर्स, इसका जस्ट कंट्राडिक्शन, जिसमें जीवन न होता हो, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हो, यानी कि द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो किसके कंपोजिशन से बनती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से, एंड डू नॉट कंटेन्स लाइफ, और इसमें जीवन नहीं होता है, ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स। यानी कि हम समझ चुके हैं बायोटिक और अबायोटिक, और ये दोनों रिसोर्स किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बायोटिक और अबायोटिक, अबायोटिक में मिनरल्स, जो मिट्टी होती है, जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सभी क्या हैं? आपके अबायोटिक रिसोर्स हैं। सेकंड बेसिस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा?
ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला आपने पॉइंट पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसके आधार पे हम लोग रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्स को दो पार्ट में फिर से कैटेगराइज किया जाता है। पहला कौन सा? रिन्यूएबल। कौन सा रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो रिन्यू हो सके। और दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो नवीन नया न हो सके, रिन्यू न हो सके, मतलब ऐसा रिसोर्स जो रिन्यू हो जाए और ऐसा रिसोर्स जो रिन्यू ना हो, मतलब एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, तो ऐसा क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल। और जो बार बार नया होता रहे उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि इसको डिटेल में समझते हैं। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ऐसे सभी रिसोर्स जो क्या हो सकते हैं? रिन्यूड हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, और या फिर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं किसके द्वारा? बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। यानी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जितने भी रिसोर्स, और कोई रिसोर्स है वो रिन्यू हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, तो उन सभी मतलब उन सभी रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। यानी कि जैसे आपके सनलाइट, क्या है? सनलाइट, सोलर पैनल, ये सब क्या है? आपके रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। पवन चक्की जिसको आप देखते हैं, विंड एनर्जी वाला, ये आप डैम देखते हैं, पानी बार बार आता रहता है, एनर्जी बनती रहती है, पानी खत्म फिर से एनर्जी बन जाती है। यानी कि वो सभी रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, किसके थ्रू? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। तो ऐसे सभी रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसका शानदार एग्जांपल है। इसका ठीक उल्टा अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो सभी रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिन्यूड नहीं होते हैं, रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोड्यूस इमीडिएटली, यानी कि बहुत तेजी से, और जितना तेजी से ये रिन्यू होते हैं उतना तेजी से, मतलब ये रिन्यू होते भी नहीं है। एक बार समझ लीजिए, जैसे कि वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो सैकड़ों, हजारों वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं, सैकड़ों तो नहीं लाखों वर्ष लग सकते हैं इसको फिर से रिन्यू होने में। टू रीजनरेट आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि कोल, आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आपकी जो भी जो गैसें हैं, जैसे कि कोई पेट्रोलियम गैसें हैं, पेट्रोलियम गैस हो गया आपका, या जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी जो गैस निकलती है धरती में से, वो सभी गैसें, धरती से निकलने वाला कोयला, धरती से निकलने वाला पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, अगर एक बार खत्म हो गया तो ये दोबारा रीजनरेट में होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। यानी एक प्रकार समझिए कि खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो ऐसे सभी संसाधन, ऐसे सभी रिसोर्स किस में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, कि जो रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली, वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो लाखों साल लगेंगे इसको फिर से रीजनरेट होने में। ऐसे सभी रिसोर्स आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, और जितनी भी बायोगैसेज होती हैं, बायोगैसेज नहीं बल्कि जितनी भी नेचुरल गैसेज होती हैं, वो सभी एक बार खत्म हो गई तो फिर से दोबारा रीजनरेट होने में लाखों साल लग जाते हैं। तो आई होप आप एग्जॉस्टिबिलिटी को भी पढ़ लिए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ओरिजिन की बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, आप पकड़ पा रहे होंगे टॉपिक को कि आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब इसको अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स को चार तरीके से कैटेगराइज किया गया है। किसके आधार पे? ऑनरशिप के आधार पे। कौन कौन सा? पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। कौन सा है? इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा कौन सा है? कम्युनिटी रिसोर्स। और तीसरा कौन सा है? नेशनल रिसोर्स। एंड द लास्ट वन इज दैट इंटरनेशनल रिसोर्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला हमने पढ़ा ओरिजिन के आधार पे, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं ऑनरशिप के आधार पे। और ऑनरशिप की बात करें तो इसमें चार प्रकार से रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्स, और तीसरा नेशनल रिसोर्स, एंड द लास्ट वन इज दैट इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या मामला है इसमें, क्या क्या आते हैं उसकी बात करें।
तो सबसे पहला पॉइंट आपका इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्स नाम से लग रहा है कि इंडिविजुअल पर्सनल किसी का कोई ऐसा संसाधन है, कोई वस्तु है, तो वो सभी आते हैं आपका इंडिविजुअल रिसोर्स में। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये मार्कर मेरे हाथ में, ये मार्कर किसका? मेरा व्यक्तिगत है, पर्सनल ये चीज मेरी है, या जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें मेरी पर्सनल है। तो ऐसे सभी संसाधन कहलाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि खुद का घर हो गया, कार हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गया, अपनी खुद की जमीन हो गई, कापी किताब हो गई, ये सारी चीजें आती हैं इंडिविजुअल रिसोर्स में। किस में आती हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स में। जैसे कि आपके द रिसोर्स विच आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी ऐसे सभी रिसोर्स जो कैसे ऑन किए जाते हैं प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से यूज किए जाते हैं, उन सभी रिसोर्स को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स। पहला पॉइंट आपने ये टिक कर लिया। दूसरे रिसोर्स की बात करें तो कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी नाम से स्पष्ट है, समाज इसका यूज करेगा। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? यानी ऐसे रिसोर्स जिसका कोई व्यक्तिगत यूज ना करे, व्यक्तिगत मतलब कि एक ही व्यक्ति ना यूज करे, पूरा कम्युनिटी उसका यूज करे, वो रिसोर्स क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स। आई होप आप एक एक सीक्वेंस को पकड़ रहे होंगे कि कम्युनिटी ऑन रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप यहां पर कोई एक व्यक्ति अकेले किसी चीज को ऑन नहीं करेगा, बल्कि पूरी कम्युनिटी क्या करेगी? उस रिसोर्स पे अपना जो है अधिकार रखेगी। जैसे कि आपके जो है तालाब हो गए, गांव के जो तालाब होते हैं, चाहे पिकनिक पार्क हो गया, चाहे प्ले ग्राउंड हो गया, या जो भी पिकनिक स्पॉट हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, गांव का तालाब हो गया, या गाय भैंस जहां चरती है बड़े कैटल फील्ड में, ग्रेजिंग कैटल फील्ड में, वो सभी रिसोर्स किस में आते हैं? कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स में। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि द रिसोर्स विच ऑन्ड बाय कम्युनिटी, ऐसे रिसोर्स जो ऑन किए जाते हैं बाय कम्युनिटी आर सोसाइटी, यानी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के द्वारा ऑन किए जाते हैं, वो सभी कहलाते हैं कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स। यानी कि इन सभी रिसोर्सेस को जो है एक्सेस पूरी कम्युनिटी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये प्लेग्राउंड है तो सिर्फ एक व्यक्ति खेलेगा, खेल सकता है, जब आप खुद अपने घर में बनाए तो अकेले खेलिए। तो ऐसे रिसोर्स जिसको पूरा सोसाइटी, पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी क्या करे? यूज करे, तो उन सभी रिसोर्स को हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। थर्ड वन इज दैट नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? थोड़ा सा इसको हम लोग पकड़ते हैं। जैसे कि अभी आप जितनी चीजें पढ़े, चाहे वो खुद का जमीन हो, या सबकी जमीन हो, या जंगल हो, फॉरेस्ट लाइफ हो, चाहे वो झील झरना पानी हो, नदियां हो, तालाब हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी हो, चाहे ये वन्य जीव संसाधन हो, हर चीज किसमें आती है? नेशनल रिसोर्स में। यानी अगर एक भारत के राष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे तो भारत में जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है तो वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संसाधन है। अगर सरकार चाहे तो आपकी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सरकार उसका एक्सेस ले सकती है। बस वो मामला किसका होना चाहिए? सबकी जो है मतलब समाज की सहायता के लिए कोई मामला हो, सबकी एक भलाई के लिए कोई ऐसा कदम उठाना, जैसे सड़कें बनती हैं, रेलवेज जाती हैं, तो किसी की भी खेत से चली जाती हैं, किसी भी के गांव से ली जाती है, तो रास्ते में पड़ने वाले सभी घरों को, खेतों को तोड़ दी, मतलब कि एक्सेस कर लिया जाता है गवर्नमेंट की तरह। लेकिन गवर्नमेंट उसके एवज में कंपनसेशन भी देती है। यानी कि आपके देश में जितनी भी संसाधन है उन सभी को गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, बस उसका कंपनसेशन भी करती है। यानी कि वो सभी रिसोर्स जो किसी एक देश में होते हैं वो सभी रिसोर्स क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्स। ये तो बात इसकी हो गई। साथ ही साथ भारत की कोस्टल एरिया की बात करेंगे। भारत का मैप है तो ये कोस्टल एरिया से, समुद्र जो तटी है वहां से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स, यानी समुद्र की दूरी जो है नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कि लगभग 22.5 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, मतलब ये हमारा भारत है, तो इस भारत की सीमा से लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो पानी वाला क्षेत्र होता है वो क्षेत्र भी भारत के संसाधन में आता है। यानी भारत का उस पर जो है कंट्रोल होता है, भारत उस पर अपनी व्यवस्था को लागू कर सकता है। यानी वो संसाधन, वो पानी उतने एरिया का कहलाएगा नेशनल रिसोर्स, यानी इंडिया का रिसोर्स कहलाएगा। यानी समुद्र तट से लगभग 22 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत ही आती है। यानी कि हम समझ चुके हैं जो नेशनल रिसोर्स होते हैं वो टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। यानी एक राष्ट्र से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधन को
हम लोग नेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं, बोलते हैं। सो ऑल द रिसोर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल रिसोर्स। यानी वो सभी रिसोर्स जो किसके अंडर कंट्रोल आते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, उन सभी रिसोर्स को हम लोग नेशनल रिसोर्स कंसीडर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट इंटरनेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स हमने पढ़ लिया, अब बारी है इंटरनेशनल रिसोर्स की। इंटरनेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं, तो इंटरनेशनल रिसोर्स नाम से स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि पूरे विश्व का रिसोर्स क्या कहलाता है, जैसे रिसोर्स विच आर नॉट बीइंग owned by any specific nation, there are international institutions which regulate such resource are called इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी कि ये जो रिसोर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक नेशन इसको कंट्रोल नहीं करता है। चाहे जितने भी देश हों भारत में, पूरे विश्व में, सॉरी, जितने भी विश्व में देश होते हैं, उन सभी देश के लिए जब कोई इंटरनेशनल रिसोर्स बोल दिया जाए कि ये चीज क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, तो उस पर किसी स्पेसिफिक नेशन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उसको कंट्रोल कौन करती है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है जो उस रिसोर्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ना कि कोई देश उसको कंट्रोल करता है। यानी कोई ऐसे रिसोर्स जो कोई ऑन नहीं होते हैं बाय स्पेसिफिक नेशन, किसी देश के द्वारा, किसी राष्ट्र के द्वारा, उसको कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सच रिसोर्स आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, और इन सभी रिसोर्स को कोई स्पेसिफिक नेशन कंट्रोल नहीं करता है, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, कंट्रोल करती है, लुक आफ्टर करती है। जैसे द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपको याद रखना पड़ेगा टर्म जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं। तो हमने भारत का नेशनल रिसोर्स देखा कि लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो संसाधन है, जो पानी है, जो ओशियनिक जो एरिया है, वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। और उस 12 किलोमीटर के बाद का लगभग 200 लिखा ना कि 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस के बाद का जो रिसोर्स होता है, हर देश के, अगर वो देश ओशियन को फेस करता है, तो वहां से 12 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल्स तो उसका हो गया, नेशनल रिसोर्स में आ गया। और उस 12 के बाद 200 नॉटिकल माइल्स, 12 के बाद 200 नॉटिकल माइल्स, और उसके बाद जो रिसोर्स बचा, उन सभी रिसोर्स को, मतलब कि लिखा है ना बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद के जो रिसोर्स बचते हैं, उनको इकोनॉमिक यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और ये बिलोंग करते हैं ओपन सी से, किससे, इनको ओपन सी कहा जाता है। एंड नो इंडिविजुअल कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और कोई भी इसको विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के यानी परमिशन के बिना उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। यानी कि समझिए, जो ओशियनिक रिसोर्स होते हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि वो सभी ओशियनिक रिसोर्स 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद के जो रिसोर्स होते हैं, वो सभी आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। जैसे यहां से आप समझ लीजिए मामला ये तक, ये आपका हो गया नेशनल रिसोर्स। इसके बाद से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो पूरी डिस्टेंस होती है, और इसके बाद की जो बियॉन्ड होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसको कोई इंडिविजुअल, कोई कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूटिलाइज नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती। और ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और ये क्षेत्र कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। तो ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to open sea and no individual can utilize this without the permission। ये चीजें हमने समझ गए, यानी इंटरनेशनल रिसोर्स को हम समझ चुके हैं। चारों पॉइंट्स को हमने पढ़ा, कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा नेशनल रिसोर्स, और चौथा हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब जो लास्ट आपका एस्पेक्ट है, लास्ट क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, उसको भी 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक रिसोर्स, और लास्ट वन इज दैट रिजर्व्ड रिसोर्स। अब बात किसकी हो रही है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। और वो चारों पार्ट्स कौन कौन से हैं, पोटेंशियल रिसोर्स,
डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। अब इन चारों को भी हम समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहा जाता है? पोटेंशियल भी देखिए, जितने भी रिसोर्स के नाम रखे जाते हैं वो भाई उनके काम के आधार पे ही तो रखे जाते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। द रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, क्या होते हैं, एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इन रिसोर्स के पास ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्या होती है, पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है। बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड बिकॉज द टेक्नोलॉजी is so expensive, though they could be developed and used in the future। ऐसे रिसोर्स जो होते थे, देखिए कुछ स्पेसिफिक रीजन में है, जैसे कि आपका एग्जांपल में गुजरात और राजस्थान। अगर बात करें गुजरात और राजस्थान की, तो राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान में आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, विंड एनर्जी का बहुत जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। सोलर पैनल लगा, गर्मी ज़्यादा वहाँ पड़ती है, बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी, चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव है कि उसको वहाँ पे अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए वो रिसोर्स होते हुए भी उसका यूज नहीं हो पा रहा है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यानी ऐसे रिसोर्स जो हैं तो स्पेसिफिक रीजन्स में फाउंड तो किए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनके जो पोटेंशियल है वो भी हम जानते हैं कि वो हमारे ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। बट इसका जो यूटिलाइजेशन है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा चलता है, ऐसा नहीं कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। इसका यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन यूटिलाइजेशन थोड़ा मोड़ा होता है और बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है इज सो एक्सपेंसिव। इसी वजह से इनको रखा गया है डेवलप्ड रिसोर्स में, और इसका यूज कब होगा, फ्यूचर में। हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, थोड़ी सस्ती टेक्नोलॉजी आ जाए, जिससे हम इस रिसोर्स को जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, इनका हम यूटिलाइजेशन कंप्लीटली कर लें और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दें। यानी कि ये वो रिसोर्स कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, जिसमें क्षमता होती है कि ह्यूमन नीड्स को पूरी तरीके से क्या कर लें, सेटिस्फाई कर लें। लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका भी पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका फ्यूचर में यूज होगा। इसलिए इन सभी रिसोर्स को क्या बुलाता है, पोटेंशियल। ऐसे रिसोर्स को क्या बुलाता है, पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें, दूसरा है, नाम से ये भी स्पष्ट, जो डेवलप्ड है, जिसका हम सर्वे भी हो चुका है, जिसको हम जान चुके हैं, जिसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसे सभी रिसोर्स क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड। यानी ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी क्या हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है, डिटरमाइन हो चुकी है, कितना है, कितना निकलना है, कैसे निकलना है, सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं इसके लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। एंड दे आर करंटली यूज्ड, और ये करंटली क्या हो रही हैं, यूज भी हो रही हैं बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा ही यूज होंगी। सच रिसोर्स आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल्स, आयरन रॉड्स देख सकते हैं, मेटल्स हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इनका सर्वे भी हो चुका है, कितना पेट्रोल है ये भी पता चल चुका है, इसका यूज भी पूरी तरीके से चल रहा है। तो ऐसे रिसोर्स जो क्या, जिनकी सर्वे हो चुका है, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ निश्चित हो चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, और करंट में ह्यूमंस के द्वारा इसका यूज भी हो रहा है, ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये चीजें आप देख पा रहे होंगे। अगला है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स भंडार वाला, नाम से स्पष्ट है। जैसे कि अगर यहां पे एग्जांपल से इसको समझे तो शानदार समझ में आएगा। पानी की बात करें तो वाटर को हम बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं, H2O। इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो H2O अगर आप देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और अगर बात करें हाइड्रोजन और बात करें ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन एक क्या है, एक फ्लेमेबल गैस है, एक समझ लीजिए उसको ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन को जानते हैं भाई हर व्यक्ति, आज हम भी बात आपसे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम बोल नहीं पाते, हम जी नहीं पाते। रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज ए वेरी एसेंशियल थिंग्स। तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं, हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर हम अलग कर दें, अगर पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दें, जैसे पानी में से हम हाइड्रोजन क्या कर दें, अलग कर दें, क्या कर दें, यहां से H2 निकाल दें और यहां से फिर O2 निकाल दें। तो ऐसा अगर हम कर दें कि H2 और O2 अलग हो जाए, H2 और O2 क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो H2 का यूज हम कर सकते हैं ईंधन के रूप में, और ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं श्वसन तंत्र में, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज कर सकते हैं। लेकिन
आप सोचिए इतना यूजफुल है, लेकिन हमारे फॉर्म में क्या दिख रहा है? पानी। और पानी हमको दिख रहा है कि पानी से हम हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में बड़े पैमाने पर नहीं है। मतलब ऐसे रिसोर्स, मटेरियल इन इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ऐसे रिसोर्स, ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और उनके अंदर पोटेंशियल भी है कि ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। किसके लिए? टू एक्सेस दिस, इनको एक्सेस करने के लिए आर नोन एज स्टॉक रिसोर्स, जैसे कि आपका ये हो गया। तो ऐसे रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, पानी हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से हम इसका फुल यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर कर लेते तो इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ह्यूमन नीड्स को शानदार तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी न होने के कारण इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? स्टॉक रिसोर्स कहलाते हैं। स्टॉक रिसोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टॉक रिसोर्स कहलाते हैं। द लास्ट वन इज दैट रिजर्व रिसोर्स। क्या कहलाते हैं? रिजर्व रिसोर्स। The resource which can be utilized with the help of existing technology, but we do not use them, but we do not use them because we kept them for future requirement. नाम से स्पष्ट, काम से भी स्पष्ट, डेफिनेशन से भी स्पष्ट। क्या हो गया कि ये जो रिसोर्स होते हैं, यानी जो रिजर्व रिसोर्स के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे वाटर डैम, आपकी रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, और भी तमाम चीजें हैं, जंगल हो गए, डैम हो गए, इनकी एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हमको पता भी है, ये है भी, लेकिन हम इसका यूज नहीं करें। इसको रिजर्व कर दिया हमने, किसके लिए? फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य के यूज के लिए। यानी कि ऐसे रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट यूज देम, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको रख दिया है किसके लिए? फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, कि फ्यूचर में हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसका यूज करेंगे। तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं क्या? रिजर्व रिसोर्स। क्या कहलाते हैं? रिजर्व रिसोर्स। यानी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप सारे टॉपिक्स को बड़े ही शानदार तरीके से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं पूरे टॉपिक्स को जो हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ा हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें हमने 4 लेवल पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन के आधार पे बायोटिक और अबायोटिक हमने पढ़ा, जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। वहीं पे एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने पढ़ा, जो रिन्यू हो सकता है, जो रिन्यू नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने देखा ऑनरशिप के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल की बात करें, जिसका यूज कौन करे? इंडिविजुअल करे। कम्युनिटी मतलब जिसका यूज पूरा समुदाय, समाज, कम्युनिटी, हर व्यक्ति कर सके, ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स की बात करें तो एक राष्ट्र के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सभी रिसोर्स क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्स। वहीं पे इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें तो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जितनी भी चीजें होती हैं, उन सभी का यूज कोई भी देश, स्पेसिफिक कंट्री नहीं कर सकती, उसको रेगुलेट करने का काम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करती है। इसलिए इन सभी रिसोर्स को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद लास्ट जो क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें भी हमने 4 देखा, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो जिसका पोटेंशियल तो है, ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे रिसोर्स जो कुछ क्षेत्र में पाए तो जाते हैं, जो ह्यूमन नीड को क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी है भी तो बड़ी ही एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। वहीं पर डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका सर्वे भी हो चुका है, क्वालिटी भी फिक्स हो चुकी है, क्वांटिटी भी फिक्स हो चुकी है, और ह्यूमन इसका यूज भी कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके डेवलप्ड रिसोर्स। वहीं पे स्टॉक रिसोर्स की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलते हैं, और ह्यूमंस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी न होने के कारण इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? स्टॉक रिसोर्स। वहीं पे रिजर्व रिसोर्स क्या है? कि ऐसे रिसोर्स जिनका पूरी तरीके से विच कैन बी यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से इसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ह्यूमन इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इसको उन्होंने रख दिया है, कीप देम फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य की जरूरतों के लिए इसको रख दिया है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे।
तो आई होप आप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के हर पॉइंट को टू द पॉइंट ब्रेक डाउन कर पाए होंगे, एक एक एस्पेक्ट को बिल्कुल अगर ध्यान से आप मेरे पूरे लेक्चर को सुने होंगे तो भी आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।